Hey guys, welcome again in my YouTube channel Study with कुमकुम। इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ईवीएस करेंगे और उसका यूनिट होगा 3। ये जो यूनिट है ये जो वीडियो है ये यूनिट 3 को पूरा कवर करता है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस यूनिट को। इसका नाम है इकाई 3 का नाम है शिक्षण अधिगम नियोजन प्रक्रिया। यानी कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्लानिंग जो प्रोसेस है वो करते हैं ना, जब भी हम ग्राउंड लेवल पे या फिर जब हम किसी को पढ़ाने जाते हैं या जब भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, नियोजन करते हैं ना, यानी कि प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, क्या क्या टीएलएम्स होगा जो हम उसमें यूज़ करेंगे अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से सीधे डायरेक्ट जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चा ग्रहण कर ले। ठीक है, तो हम हर चीज़ को करने से पहले प्लानिंग करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आता है, सबसे पहली जो बात है इसकी कि सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म पाठ योजना क्या होता है, इन सूक्ष्म पाठ योजना से भली भांति हम सभी परिचित हैं, क्योंकि हमने अपने एसईपी शुरू होने से पहले सूक्ष्म पाठ योजना सभी ने बनाया होगा, है ना। अपने लेसन प्लान में भी बहुत सारे लेसन प्लान बनाए होंगे। उससे पहले आपने अपने कॉलेजेस में सूक्ष्म पाठ योजना बनाया होगा। ये एक छोटी पाठ योजना होती है, यानी कि एक शिक्षण प्रणाली होता है का छोटा रूप होता है। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट का होता है और इसमें क्या होता है कि आपको अपने कॉलेज में ही जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आपको उनके सामने आपको पढ़ाना होता है, और उसमें आपकी टीचर्स भी होती हैं जो आपको ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। ठीक है, और जो आपको फीडबैक जो भी आपकी कमियां होती हैं, जो भी बदलाव की ज़रूरत होती है आपके स्किल्स में, उसमें वो चेंजेस करने के लिए आपको फीडबैक देती हैं। तो ये जो सूक्ष्म पाठ योजना होता है ये आपके 6 to 8 स्किल्स पर आधारित होता है, जिसमें आपका क्वेश्चनिंग स्किल्स होता है, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन स्किल्स हो गया, है ना, ब्लैक बोर्ड स्कूल है, क्लास मैनेजमेंट हो गया, या फिर रीइंफोर्समेंट है। ये सारी आपकी स्किल्स होती हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं। ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ताकि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएं, विद्यालय में जाएं, तो आप बच्चों के सामने हिचकिचाएं ना, डरे ना, बल्कि आपको प्रत्यक्ष अनुभव आपको पहले ही विद्यालय में जाने से पहले आपको प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण क्रियाओं से संबंधित होता है। ये जो चीज़ें हैं, पाठ्य योजना है, किससे संबंधित है, जो प्लानिंग है वो किससे संबंधित है, शिक्षण क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति होती है। मतलब ये सूक्ष्म पाठ योजना की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है कि कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति होती है। मतलब आपको कक्षा में जाने से पहले आपकी कॉलेज में ही आपको 5-7 बच्चों के या 10 बच्चों के ग्रुप्स के बीच आपको जो कक्षा के अंदर जो आपकी अंतःक्रिया होगी ना, क्रियाएँ जो आप करोगे, उसकी ही एक परिस्थिति होती है, लेकिन उसका छोटा रूप होता है। ये क्या करता है, आपको सीखने में सहायता करता है। ठीक है, कि आपका जो स्किल्स हैं वो आप विद्यालय में जाने से पहले, ग्राउंड में जाने से पहले आप खुद को तैयार कर लें और उसमें आप परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता होता है। ठीक वही बात है कि ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हमें सहायता मिले। शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होता है। शिक्षा के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है ना, हम कैसे चीज़ों को लीड करेंगे, कक्षा में कैसे लीड करेंगे, बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, या फिर क्लास मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन सब से संबंधित होता है। या उसके प्रति जो हमारा व्यवहार है कि मान लीजिए कि कक्षा है तो आपको हर प्रकार की कक्षा में जाना होगा ना, तो हर प्रकार की कक्षा में आपको बच्चे भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। उन सभी के प्रति जो आपका व्यवहार है, मान लीजिए कुछ शैतान बच्चे भी कक्षा में होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, या और भी अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उन सभी के प्रति आपका जो व्यवहार है वो कैसा होगा, तो ये व्यवहार की इकाई से भी आपका संबंध रखता है। ठीक है, इसीलिए ये सूक्ष्म पाठ योजना आपसे कराया जाता है स्कूल में जाने से पहले, यानी कि जो आपकी एससीपी होता है ना, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, इसमें जाने से पहले आपसे ये कराया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इकाई योजना क्या होता है। इकाई योजना की अगर हम बात करें, इसको अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो ये होता है आपका यूनिट प्लानिंग। ठीक है, यूनिट, जब हम किसी यूनिट का प्लान करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो डीएलएड का कंप्लीट आपको यूनिट पढ़ा रही हूँ ना, तो ये मेरी क्या है, मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा यूनिट बता रही हूँ, तो ये मेरा यूनिट प्लानिंग है।
है ना। हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको इन वीडियोस में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनके माध्यम से आपको पढ़ाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने क्या सोचा कि मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका सिलेबस यूनिट 3 का कवर कर देती हूँ। तो ये मेरा यूनिट प्लानिंग है, ठीक है। जब हम पूरे यूनिट का प्लान करते हैं कि हम पूरे यूनिट को किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन सी तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, कौन कौन से टीचर्स हमें सहायता करेंगे, तो इन सभी यूनिट्स के प्लान को करने के लिए हम ये इकाई प्लानिंग होती है, ठीक है। जो यूनिट प्लान होता है ये बहुत वाइड सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि किसी इकाई को निश्चित क्रम में पढ़ाना है ना। कोई भी इकाई है, यूनिट है, उसको हम कैसे पढ़ाते हैं, चरण वाई चरण पढ़ाते हैं ना। पहले हम ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे इकाइयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी हम करते हैं। जो यूनिट प्लानिंग होता है इसमें क्या करते हैं, हम कंप्लीट यूनिट एक ही बार नहीं पढ़ा देते आपको। इसमें हम छोटे छोटे प्लानिंग करते हैं, तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट प्लानिंग होती है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख लो कि इकाई का जो उप इकाई होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर सब सब्जेक्ट होता है, तो इस तरह से वो उसका विभाजन हुआ होता है, ठीक है। इसके चरण होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके चरण क्या होते हैं, सोपान मतलब चरण होता है कि इकाई प्लानिंग का चरण क्या है, आप किस प्रकार से इकाई प्लानिंग करते हैं, इकाई योजना बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, यानी कि एक्सप्लोर करते हैं। कैसे, पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं बच्चों का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं, अपनी अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आत्मसातीकरण करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, छात्रों द्वारा विषय को सीखना, ठीक है। उसके बाद संगठन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि बिना पुस्तक के छात्र कितना बता पाया, है ना। उससे आप पूछेंगे, जैसे कि जांच करते हैं ना हम उस प्रकार से, तो आप पूछेंगे भी कि आपने जो शिक्षण दी है बच्चों को, उसको बच्चे को कितना समझ आया और बिना किताब का वो कितना आपको बता पा रहा है। अभिव्यक्तिकरण करेंगे, जैसे कि रेसिटेशन करेंगे, है ना, विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि विषय वस्तु का जो भी आपने कक्षा में पढ़ाया होता है उसका आप पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार उसको बता देती हूँ कि जो हम पाठ योजना बनाते हैं, इकाई योजना जो हम बनाते हैं ना, यूनिट प्लानिंग जब हम करते हैं, तो उसको जब हम कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शुरुआत कैसे करते हैं पढ़ाने का, तो सबसे पहले हम अन्वेषण करते हैं, यानी कि बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना आता है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, पहले से उसको कितना आता है, उसकी हम जांच करते हैं। फिर हम प्रस्तुत करते हैं, पहले हम जांच कर लेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे कि बेटा देखो आज हम ये वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अधिगम सामग्री प्रस्तुत करना कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर आत्मसातीकरण करेंगे ना, छात्रों द्वारा विषय को सीखना, बच्चा उसको आत्मसात करेगा, छात्र उस विषय को जो आप पढ़ाएंगे उसको वो सीखेगा। फिर संगठन करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कि जो भी चीज़ें आपने बनाया है उन सब, जो भी चीज़ें आपने पढ़ाया उन सबको आप इकट्ठा करके बच्चों से पूछेंगे कि बेटा हमने ये चीज़ें पढ़ी, अब आप उसमें से बताओ कि आपने कितना सीखा, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको आ गई। उसके बाद फिर अभिव्यक्तिकरण, यानी कि बच्चा उसको रिपीट करेगा, आपको बताएगा, पुनरावृत्ति करेगा, और आप भी पुनरावृत्ति करेंगे कि आज हमने कक्षा में क्या क्या सीखा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बिखरे हुए बिंदुओं को एक साथ नियोजित कर इकाई बना लेना। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग बिंदु होता है ना, बिखरा हुआ जो बिंदु होता है उसको हम एक साथ जोड़कर एक पाठ योजना हम तैयार करते हैं कि हम इस पाठ योजना में ये सिखा देंगे बच्चों को, बच्चा को ये आ जाएगा, बच्चों को ये आ जाएगा, बच्चा ये सीख लेगा, बच्चा ये सीख लेगा। तो ये सब टॉपिक्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनको हम एक इकाई में जोड़कर उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या होता है, उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज, देवांत समाज, अछूत आंदोलन बिखरे हुए बिंदु हैं, और इन सबको हम एक में अगर मैं जोड़ के इकाई बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन कितने हुए हैं, ये पूरा मेरा इकाई हो जाएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा भी दी है, रिस्क नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वैज्ञानिक रहे हैं हमारे, उन्होंने परिभाषा दिया है। क्या बोला है उन्होंने कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बताती है। क्या बोला है कि जो इकाई होता है वो किसी भी समस्या जो होती है ना, कोई भी समस्या या योजना जो प्लानिंग होता है से संबंधित होता है, संबंधित सीखने वाली जो क्रिया होती है, क्या क्या क्रिया हम सीखेंगे उनमें क्या समानता है या एकता है उसको बताती है, ठीक है। उसके बाद इसके लाभ क्या क्या होता है,
इकाई प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो उसका लाभ क्या होता है? मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, छोटी इकाइयाँ होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चा सीख जाता है, छात्र केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है ना। जो भी शिक्षण हम कराते हैं, जो हम तोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे के क्षमता के अनुसार हम पढ़ाएंगे ना। सक्रिय भागीदारिता भी होती है, बच्चा एक्टिव रूप से सीखता है, उसका जो ज्ञानेंद्रिय है वो पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। स्व अध्ययन की भावना बच्चों के अंदर विकसित हो जाती है, रोचकता लाता है आपके विषय में, क्रम अनुसार आप अधिगम करा देते हैं और बोध हो जाता है, बच्चा जल्दी उसको सीख जाता है। इसकी सीमाएं की अगर हम बात करें कि ये तो लाभ हो गए, लेकिन इसका मेरिट भी तो, डीमेरिट्स भी तो होगा ना। इसकी सीमाएं क्या क्या है ना, रोकथाम, ड्रॉबैक क्या है इसका? तो देखिए क्या है कि इकाई पद्धति का अपूर्ण ज्ञान होता है। जो इकाई पद्धति होती है ना, उसका कई बार ज्ञान पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच बीच में छूट जाती है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप कोई पाठ योजना बना रहे हैं ना, पार्ट टू पार्ट चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ज्ञान कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा डीप प्रदान करेंगे। लेकिन आपने पूरे यूनिट का ही एक प्लान बना दिया तो क्या होगा कि आप ऊपर से चीज़ें बताएंगे और बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, तो ज्ञान इसका अपूर्ण होता है, ठीक है। कुछ मूलभूत तथ्यों का ना सीख पाना, देखो सेम बात है कि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो छूट जाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, जो छूट जाता है और बच्चा उसको नहीं सीख पाता है। असहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण होता है, जैसे कि माता पिता है ना, माता पिता उसको सहानुभूति नहीं देते हैं, असहानुभूति देते हैं, या उसको सहायता नहीं प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चा नहीं कर पाता है। प्रशिक्षण का अभाव होता है, इसमें क्या होता है कि टीचर्स को कई बार इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, या फिर प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का अभाव होता है, जिससे ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता। साधनों का अभाव होता है, मान लीजिए आपने बहुत ही बड़ा कोई यूनिट प्लानिंग बना लिया कि हम ये भी करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कई बार जो साधन होते हैं ना, संसाधन जो आपको होते हैं, जो चीज़ें आपको लगने वाली है उसका आपको अभाव होता है, वो उस समय उपलब्ध नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि आपके अधिगम पे, यानी कि बच्चों के अधिगम पे जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अध्यापकों की उदासीनता होती है, क्या होता है कि एकदम से ऐसे यूनिट प्लानिंग कर ली जाती है तो अध्यापक भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि एक छोटे छोटे टुकड़ों में अध्यापक आपको पढ़ाएगा, एक एक चैप्टर वाइज, तो वो ज़्यादा पढ़ा पाएगा आपको, है ना। लेकिन अगर एकदम से आपको बर्डन दे दिया जाए कि पूरा यूनिट आपको कवर कराना है, तो अध्यापक भी कहीं ना कहीं उदास हो जाएगा। अध्यापकों की उदासीनता भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में सुविधाओं का अभाव होता है। कई बार क्या होता है कि जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तकालय है या प्रयोगशाला है, वहाँ पे जो सुविधा होती है, जो फैकल्टी होती है, वहाँ पे फैसिलिटी होती है, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है या फिर कम होता है, जिससे क्या होता है कि ये ज्ञान पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इकाई योजना तथा पाठ योजना में अंतर क्या होता है ना। यहाँ पे हम जो प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, योजना जो बनाते हैं, हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो बनाते हैं हम इकाई योजना, है ना, जैसे कि हमारा डीएलएड का सिलेबस है, तो ये क्या है, 5 इकाई में बटा हुआ है ना, 5 यूनिट है इसमें। और पाठ योजना होता है, जैसे हर एक पार्ट का, अगर हम डीएलएड के सिलेबस की बात करें तो इसमें यूनिट है ना, और इन सभी यूनिट का एक एक वीडियो अगर मैं बना दूँ तो ये मेरा इकाई योजना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी टॉपिक्स में, इन सभी यूनिट्स में जो टॉपिक्स है, उन सबको अगर मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँ अलग अलग, तो ये मेरा पाठ योजना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। जो इकाई योजना होता है ना, इकाई ये बड़ा होता है और इसका स्वरूप व्यापक होता है, ये व्यापक होता है, विस्तृत होता है, ठीक है। संपूर्ण विषय को बहुत कम भागों में बांटना, ये क्या करता है कि जो संपूर्ण विषय होता है ना, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, कम भागों में बांटता है। समान उद्देश्यों के संदर्भ में, समान उद्देश्य इसका समान होता है, चाहे आप पाठ योजना करा लें, चाहे आप इकाई योजना करा लें, इनका जो उद्देश्य होता है, आपका सामान्य उद्देश्य जो होता है वो सेम ही रहता है, उसके संदर्भ में होता है, ठीक है। विभिन्न इकाइयों में विभाजित जो विषय होता है, ये क्या होता है, अलग अलग इकाई में विभाजित होता है। उसके बाद विषय वस्तु में उचित संगठन को प्राथमिकता दी जाती है। जो विषय वस्तु होता है ना, उसको क्या करते हैं, उचित संगठन, यानी कि उसको जमा करना, इकट्ठा करने की प्राथमिकता दी जाती है। और मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। और ये जो इकाई योजना है, ये मूल्यांकन के लिए, यानी कि इवैल्यूएशन के लिए भी आधार प्रस्तुत करती है ना। बात करते हैं कि पाठ योजना क्या होता है। जो पाठ योजना होता है, इसका जो स्वरूप होता है ना, वो संकुचित होता है, यानी कि छोटा होता है। विषय वस्तु में अनेक पाठ
पाठ इकाई या छोटा अंग होता है। जो विषय वस्तु होता है ना, उसका छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटा अंग होता है। समान उद्देश्य होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि जो आपका सामान्य उद्देश्य हो कि बच्चा ये सीख जाएगा, वो तो ठीक है, तो वो आपका समान हो सकता है दोनों में, चाहे आप इकाई योजना बना रहे हैं या फिर आप पाठ योजना बना रहे हैं। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य है ना, वो कई बार समान नहीं होता है आपका, है ना, अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए आप एक पाठ को पढ़ा रहे हैं, उस पाठ के प्रति जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है कि मेरा बच्चा इस पाठ को पढ़ने के बाद ये चीज़ें सीख जाएगा, वो यूनिट में तो नहीं होगा ना, यूनिट में आपका अलग अलग होगा, ठीक है। प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें जब हम प्रेजेंट करते हैं ना चीज़ों को, तो इसमें अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। अधिगम उपलब्धियों के मापन को आधार प्रदान करती है। जो अधिगम में बच्चों की जो उपलब्धि होती है ना, उसको मापने का ये एक आधार प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम क्या है, यानी कि अप्रोचेस क्या है, दृष्टिकोण क्या है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के, ठीक है। हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है ना, तो पढ़ाने का अलग अलग हो सकता है, सोचने का अलग अलग होता है, उपागम इसके अलग अलग होते हैं। तो अप्रोचेस क्या हैं देखिए। विषय के उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपनाए जाने वाले उपागम, सेम वही बात है कि जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसके प्रति हमारी क्या मानसिकता है, क्या हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वही हमारा अप्रोच है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पहला इसमें आ जाता है वैचारिक उपागम, यानी कि कंसेप्चुअल अप्रोच, जो कि कंसेप्ट पे आधारित होता है। जैसे कि क्रियाकलाप के दौरान सीखना, किसी चीज़ को स्पर्श, अभ्यास, स्वाद, सूंघना, अनुभव, बोधात्मक ज्ञान उत्पन्न करना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि बाहरी प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। बाहरी प्रेरक जैसे कि जो बाहरी प्रेरक होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे खेत को जुतवाना है बैल से, तो मैं उस पर डंडे बरसा रही हूँ, तो ये बाहरी प्रेरक है ना। जैसे अगर मैं उस पर या इस प्रकार से बोलूँ कि बच्चे को मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी प्रकार की, ठीक है, बच्चा खुद कर लेता है। इसमें ज़्यादा बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि बच्चा नहीं बेटा करो 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 करो, नहीं। जब क्रियाकलाप हम लगा देते हैं ना बच्चा, तो उससे बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, ठीक है। स्मृति में समाहित चीज़ पहचानना व समझना, तो इससे क्या होता है, जब हम क्रियाकलाप एक्टिविटी के माध्यम से कोई चीज़ करवाते हैं तो बच्चे की स्मृति में, इसके माइंड में वो चीज़ें जल्दी पहुंच जाती है, चीज़ों को पहचानने लगता है और चीज़ों को समझ जाता है आसानी से। प्रक्रिया उपागम क्या होता है, प्रोसेस उपागम होता है, साइंटिफिक होता है ये, ठीक है, प्रोसेस साइंटिफिक होता है। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि में समानार्थी होता है। हम इसमें क्या करते हैं कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि प्रेक्षण, परिकल्पना, प्रयोग करो, आंकड़े एकत्र करना, निष्कर्ष निकालना शामिल, पैटर्न की खोज करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। समस्या के हल के लिए छात्र स्वयं विधि चुनते हैं। इसमें क्या करता है कि बच्चा समस्या को हल करने के लिए खुद से साइंटिफिक खोज निर्माण वाली विधि है ना, खुद से साइंटिफिक, यहाँ पे देखो वैज्ञानिक विधि आती है, तो बच्चा स्वयं उसको चुनता है। उसके बाद क्या करता है, इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होती हैं, इसमें भी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। आंकड़ों का उपयोग, जैसे कि नापना, विभाजीकरण करना, संचारण करना, पूर्व अनुमान लगाना, अनुसंधान प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, ठीक है। साइंटिफिक जितनी भी चीज़ें हम करते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, एकीकृत यानी कि संगठित उपागम होता है, इंटीग्रेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु व प्रक्रिया दोनों को सम्मिलित कर पढ़ाना। इसमें क्या करते हैं, जो विषय वस्तु होता है ना, ये जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस जो होता है, उन दोनों को हम सम्मिलित करके इसमें बच्चों को ज्ञान देते हैं। सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांतों पर आधारित तो होता ही होता है, साथ में प्रायोगिक या संगठित रूप भी होता है, प्रयोग भी होते हैं इसमें। प्रिंसिपल्स तो होता ही होता है, साथ में इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो पर्यावरण का अध्ययन है वो इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि पर्यावरण में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात तो करते हैं, हम सिद्धांतों को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में हम इसमें प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि ताप कोई विषय वस्तु है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ताप मापना, है ना, प्रक्रिया, तो ताप मापना क्या है, प्रक्रिया है ना, ये उदाहरण हो गया इसका। जैसे कि मुझे ताप पढ़ना है, तो ताप तो मेरा विषय वस्तु कंटेंट हो गया ना, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करूँगी, मैं ताप मापूंगी, यानी कि मेरे पास कोई थर्मामीटर होगा, पेन होगा, फ़ारेनहाइट होगा, जिससे मैं तापमान को मापूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए,
3 मुख्य पहलू होते हैं इसके। ये जो है ना एकीकृत संगठित जो इंटीग्रेटेड उपागम है अप्रोचेस है, इसके 3 प्रमुख पहलू होते हैं। पहला होता है कि विज्ञान की प्रकृति होती है, इसका जो प्रकृति होता है, नेचर जो होता है उसका वैज्ञानिक होता है। छात्र की प्रकृति होता है इसमें, ठीक है, स्टूडेंट्स का नेचर होता है इसमें, और समाज का की प्रकृति यानी कि सोसाइटी का नेचर होता है इसमें, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे आधारित होती है। समावेशी उपागम क्या होता है? समावेशी की अगर हम बात करें तो समावेशी का अर्थ होता है कि समाज के सभी तबकों के बच्चों को शामिल करना, ठीक है, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, उसको हम शिक्षा में शामिल करेंगे ही करेंगे। किसी भी प्रकार का दो राय या भेदभाव हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, देखिए इसकी लैंग्वेज में समझते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में सभी को शामिल करना समावेशी कहलाता है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आयु, लिंग, जाति, वर्ग, शारीरिक, बौद्धिक अक्षमता, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है, जो समावेशी है इसकी विशेषता क्या है? सहभागी, क्योंकि ये सहभागिता द्वारा सीखना। इसमें हम क्या करते हैं कि सहयोग करते हैं, सहभागिता होती है हमारी, सहभागी होती है, हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसके द्वारा हम सीखते हैं। स्व अध्ययन की योग्यता, इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह से चीज़ें करते हैं ना तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी की भावना विकसित हो जाती है। नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप, जब बच्चा ग्रुप में कोई चीज़ करता है तो उसके अंदर लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की क्वालिटी भी बच्चे में आ जाती है। सीखने की अपनी अपनी गति होती है हर किसी की, है ना। उत्तरदायित्व की भावना यानी कि जवाबदेही वाली भावना भी आ जाती है कि मुझसे भी कोई पूछो, है ना, कुछ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं भी इस तरह से कैपेबल हूँ, अपने आप को कैपेबल मानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी तकनीकें क्या होता है कि आप जो समावेशी शिक्षा है उसमें कौन कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चा समावेशी की ओर अग्रसर करे, ठीक है। आप समूह कार्य कराएंगे। समूह कार्य जब आप कराएंगे तो क्या होगा, समावेशन होगा। उसमें आपके समूह में हर प्रकार का बच्चा होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको आपने अलग कर दिया, जो थोड़ा सा मध्यम है उसको अलग कर दिया आपने, जो एकदम लोअर है उसको आपने अलग कर दिया, नहीं। समावेशी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के बच्चों को हम मिलाते हैं अपनी कक्षा में, ठीक है, समावेश करते हैं, इंक्लूसिव करते हैं, ठीक है। तो हम समूह कार्य देंगे जिससे बच्चा क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के बच्चों से मिलेगा और उसके अंदर ये सारी क्वालिटी विकसित होगी। स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी के लिए हम बच्चों को बोल देंगे। तो जब हम सेल्फ स्टडी के लिए बोलेंगे तो हो सकता है बच्चे को कोई डाउट हो जो आपस में ग्रुप डिस्कशन करके पूछ ले। सामूहिक अध्ययन, सामूहिक स्व अध्ययन भी करेगा बच्चा, उसके बाद सामूहिक अध्ययन है ना, ग्रुप स्टडी हमने करवा दी बच्चे की कि बेटा ग्रुप में पढ़ लो और अपने डाउट्स को आप क्लियर करो। फिर हमने बच्चे को भ्रमण करा दिया, बच्चे को हम कहीं ले गए, है ना, भ्रमण करा दिया, और फिर करके सीखने पे हमने बल दिया कि बेटा आप इसको करके देखो, प्रैक्टिकली करो और फिर आप बताओ कि आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल क्या है? अपने आसपास से सीखना। प्रक्रिया कौशल क्या होता है? प्रक्रिया कौशल का मतलब होता है कि अपने आसपास के एरिए से, अपने आसपास से को देखकर, अवलोकन करके, है ना, ऑब्जर्व करके सीखना। तो इसमें कौन कौन सी विधि आती है? इसमें पहली आती है ऑब्जर्वेशन विधि, है ना, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। प्रक्रिया कौशल का आधार होता है संवेदी अंगों, जो हमारे अंग होते हैं ना, जिससे हम समझ जाते हैं चीज़ों को, जो सेंसरीज है हमारे, सेंसेस है हमारे, उनको क्या करते हैं, उन अंगों द्वारा हम पर्यावरणीय घटकों का अवलोकन करते हैं। जैसे देख कर करते हैं, कहीं देख लिया हमने, सूंघ लिया, स्पर्श किया, तो इन सब से हम क्या करते हैं, जो हमारे संवेदी अंग होते हैं ना, जो ज्ञानेंद्रिया होती है हमारी, उससे हम इसका अवलोकन करते हैं पर्यावरण घटकों का, ठीक है। पर्यावरण का प्रायोगिक अवलोकन होता है जब जो भी पर्यावरण में प्रैक्टिकली चीज़ें होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और फिर हम उसको अवलोकन करते हैं। बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है इससे। बच्चे की जो बुद्धि है ना, जब वो खुद से चीज़ें अवलोकित करता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें माहिर होता है, इंटेलिजेंट होता जाता है, तो उससे उसकी बुद्धि वाली क्षमता भी विकसित होती है। अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। जो बच्चा अर्जित करता है ना, जैसे अपने आसपास से वातावरण से जब चीज़ें सीखता है, खुद से करके सीखता है, तो वो ज्ञान लंबे समय तक और स्थायी होता है और वो बच्चा बहुत जल्दी नहीं भूलता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कार्य कौन कौन सा होता है, क्या क्या कार्य होते हैं इसमें, ठीक है, काम क्या क्या होता है इसमें, समुचित अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को हर प्रकार का अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो ऑब्जर्व करे अपने आसपास के वातावरण को और वहाँ से आसानी से सीखे और उस ज्ञान को स्थायी बनाए। कक्ष के बाहर ले जाने की व्यवस्था भी करेंगे हम। जब हम भ्रमण कराएंगे बच्चों का तो हम कक्षा के बाहर ले जाने की व्यवस्था भी करेंगे।
प्रयोगशाला वाला कार्य देंगे, प्रैक्टिकली हम बच्चों से काम कराएंगे, बच्चों को करने को कहेंगे। अर्जित अनुभवों को सम्मान देना, जो भी बच्चे ने सीखा है ना। हो सकता है कि हर बच्चे की यहाँ पे क्षमता अलग अलग है, तो हर किसी ने अपना अलग अलग अनुभव सीखा होगा, है ना। किसी ने कुछ सीखा होगा, किसी ने कुछ सीखा होगा। तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गलत भी आपको जवाब देंगे, तो उनको क्या करना है, उन सभी को आपको सम्मान देना है, उनकी भावनाओं को, उनके अनुभवों को, जो उन्होंने सीखा है उसको आपको सम्मान करना है एज अ टीचर। ठीक है। अनुभवों का आदान प्रदान करना है। इसमें क्या करेंगे कि अनुभवों को आप, एक मान लीजिए कि आपने एक ग्रुप डिस्कशन करा दिया कि बेटा जो भी आपने चीज़ें सीखी है वो अपने आसपास में शेयर करो, है ना, एक दूसरे से आदान प्रदान करो। जो उन्होंने सीखी वो आपको बताएंगे, जो आपने सीखी वो आप उनको बता दीजिए। नेक्स्ट होता है वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि बांटना, चीज़ों को अलग करना। ठीक है। समूहों में विभाजित करना, आसपास की वस्तुओं के समानता असमानता के आधार पर। इसमें क्या करते हैं वर्गीकरण, कि जो भी बच्चा ने अपने आसपास देखा है उसमें समानता, कौन कौन सी वस्तु ऐसी थी जो उसको एक समान लगी और कौन कौन सी वस्तु ऐसी थी जिसमें असमानता थी, उसके आधार पर वो वर्गीकरण करता है। ठीक है। उसके बाद एक या अनेक विशेषताएं भी हो सकती है इसकी, जैसे कि वनस्पति हो गया, घास हो गया, है ना, पौधे होगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। उसके बाद वर्गीकरण के आधार क्या क्या होता है, आकार के आधार पे कर सकता है, आकृति के आधार पे कर सकता है, ऊंचाई के आधार पे कर सकता है, गहराई मोटाई। ठीक है। उसके बाद गहराई मोटाई, गंध हो गया, है ना, और जीवन अंश, कठोरता, अवस्था, रंग, इन सभी के आधार पे बच्चा वर्गीकरण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिकल्पना की। ठीक है। तो परिकल्पना क्या है, यानी कि हाइपोथेसिस क्या है हमारा। ठीक है। तथ्यों, घटनाओं एवं प्राकृतिक पदार्थों की व्याख्या करना ही परिकल्पना कहलाती है। हमारी कल्पना क्या है, हमारी सोच क्या है, हम उसको किस प्रकार से व्याख्यात करते हैं। ठीक है। तो तथ्यों, घटनाओं एवं प्राकृतिक पदार्थों की व्याख्या करना, बौद्धिक व काल्पनिक मत प्रदान करना। बच्चा क्या करता है कि जो बच्चे का बुद्धि कहता है और जो उसने कल्पना करी है उसके आधार पे वो मत प्रदान करता है, सही गलत अपनी बात को रखता है। ठीक है। इसके आधार पर आगे खोज व अन्वेषण भी किया जा सकता है। जो उसकी कल्पना है, जो उसका क्षमता है, बौद्धिक स्थिति है, जो उसने मत प्रदान किया है, उसके आधार पे क्या होगा कि वो आगे खोज भी करेगा। कि अगर आपने मान लीजिए कि वो कोई मत आपको प्रदान करा जिसमें आप बोलो नहीं बेटा आपने ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा बताया है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी गलतियां होंगी वो उसके प्रति एक्टिव होगा, उसको मानेगा और उसमें अन्वेषण करेगा, यानी कि खोज करेगा, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक है। सभी माध्यमों द्वारा सूचना संग्रह करेगा, यानी जितनी भी मेथड होगा ना, जितने भी प्रकार होंगे, वो अपनी जानकारी को जानने की कोशिश करेगा, सूचनाओं को संग्रह इकट्ठा करने की कोशिश करेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से सच्ची जानकारी मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है। समस्याओं से संभावित हल, जो भी उसकी समस्या है और जो भी वो संभावित हल निकाल सकता है, अपने दिमाग को चलाकर वो करने की कोशिश करता है। सही हल का परीक्षण करता है, जो भी परीक्षण होता है ना उसका वो सही हल निकालता है और फिर उस पर वो काम करता है। ठीक है। उचित व सही परिकल्पना का चुनाव करता है। इसके बाद वो क्या करता है कि इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जो भी उसकी परिकल्पना है, उसका जो भी उसकी सोच है, उसमें से वो यानी अच्छे हल का चुनाव करता है। ठीक है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स भी छोटा में करके लिख दिया है कि पहले हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, वर्गीकरण, परिकल्पना, अनुमान, और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि विश्लेषण करते हैं। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है अनुमान लगाना, यानी कि प्रिडिक्शन करना, एक प्रकार की भविष्यवाणी या प्रतिफल होता है। अवलोकन व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाता है बच्चा। वायुमंडल की स्थिति के आधार पर मौसम का अनुमान लगा लेगा, है ना। बाढ़ व सूखे का अनुमान भी बच्चा इसमें लगा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं विश्लेषण, यानी कि एनालाइज करना। अंतिम सोपान क्या है, अंतिम चरण क्या होता है, और परिणाम प्राप्त करना, परिणाम उसको कैसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है प्रक्रिया कौशल में कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला है अवलोकन, वर्गीकरण, परिकल्पना, अनुमान लगाना और विश्लेषण करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने व शिक्षण की तकनीकें क्या क्या है। पर्यावरण को पढ़ाने की जो शिक्षक तकनीकी है, जो कौन कौन से मेथड से आप पर्यावरण बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है ना एज अ प्राइमरी स्टूडेंट के लिए,
सॉरी फॉर अ प्राइमरी स्टूडेंट के लिए वो होता है आपका क्रियाकलाप, एक्टिविटी, गतिविधि के माध्यम से जब आप कोई चीज़ बच्चों को सिखाएंगे ना तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेके सीखता है, काफ़ी रुचि लेके सीखता है, बच्चा बोर नहीं होता है, ठीक है। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है, आपको एक ही काम को बार बार नहीं करना पड़ता, समय की भी बचत होती है, ठीक है। उसके बाद विचार विमर्श करना, जब आप बच्चे से डिस्कशन कराते हैं ना, क्लास में डिस्कशन कराते हैं तो बच्चे आपको पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे ने कितना सीखा है और कौन कौन सी गलतियाँ हैं, क्या उपचार करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। मानचित्र पढ़ना है ना, बच्चों को मैप रीडिंग दे दीजिए, इसके माध्यम से भी आप बच्चे को अधिगम दे सकते हैं। सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क आप बच्चे को दे दीजिए, रोल प्ले करा दीजिए, प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन करने के लिए बोल दिए बेटा कि आप लोग ये टॉपिक है, ये एक्टिविटीज़ है, इसको आप प्रदर्शित करके सभी के सामने दिखाओ। प्रदर्शन व प्रदर्शनी करा सकते हैं। डिस्प्ले एग्जीबिशन होता है ना, हम एग्जीबिशन कराते हैं, जैसे कि मैथ्स एग्जीबिशन हो गया, साइंस एग्जीबिशन होता है, तो इस तरह से आप अलग अलग मटेरियल बच्चों से बनवा के उसका आप डिस्प्ले करा सकते हैं। भ्रमण फील्ड पे ले जाएंगे बच्चे का तो और भी एक्टिव तरीके से बच्चा सीखेगा। परियोजना कार्य आप दे दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दे दीजिए, उससे क्या करता है बच्चा स्वयं उस कार्य को करने की कोशिश करता है, उससे बच्चा खोजता है, अपने आसपास से खोजता है, बड़ों की हेल्प लेता है, समाज को अवलोकित करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चा